लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट के 22 मार्च से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले अल्मोड़ा लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय टमटा नामांकन करेंगे। इसके बाद में 22 मार्च को हरिद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना नॉमिनेशन करेंगे और फिर उसके बाद में 26 मार्च को पौड़ी सीट से उम्मीदवार अनिल बलूनी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसी दिन 26 मार्च को टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी शाह भी नामांकन करेंगे। इसके साथ में 27 मार्च को नैनीताल लोकसभा सीट से अजय भट्ट का नॉमिनेशन होना है, तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी नामांकन में शामिल होंगे। तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा की और ऐसे में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के पास में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार उतारे गए हैं। किस दिन कौन से कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है उसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो आज से नामांकन भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 27 मार्च को अजय भट्ट अपना नामांकन भरेंगे। इसके अलावा 22 मार्च से बीजेपी अपने उम्मीदवारों का नामांकन शुरू कर देगी। तो आज 20 तारीख है, आज से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से 22 मार्च यानी कि परसों से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो अपना नामांकन भरेंगे और इन सभी नामांकन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। 26 मार्च को माला राज्यलक्ष्मी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। और देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ में जुड़ गई है, अल्मोड़ा से किशन जोशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले भारती, मैं आपके पास में आऊंगी। देहरादून राजधानी है, ऐसे में किस तरह की आप वहां पर तैयारियां देख रही हैं, क्योंकि 22 तारीख परसों ही है और ऐसे में नॉमिनेशन फाइल होने हैं। सभी के साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। देखिए, लेकिन आज से नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, पांचों लोकसभा आज से यहां नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे। उसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। कलेक्ट्रेट में होगा। टिहरी लोकसभा सीट का नॉमिनेशन देहरादून में होने जा रहा है और उसके लिए यहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन मैं आपको यहां पर बताऊं, अभी पेच फंसा हुआ है कांग्रेस में, जहां बीजेपी ने अपने नॉमिनेशंस की तिथियां भी घोषित कर दी हैं और एक बड़ा इसको प्रेजेंट करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूं, कांग्रेस में अब भी पेच फंसा हुआ है। 2 सीट पर यहां अब भी उम्मीदवार तय नहीं हो पाए हैं और आज ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को के नाम यहां पर घोषित कर सकती है। बिल्कुल। किशन जोशी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। किशन, अल्मोड़ा सीट ऐसी जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अपने कैंडिडेट का नाम सामने आज रखा गया, ऐसे में बीजेपी भी अजय टमटा को टिकट दे चुकी है, तो मुकाबला कितना ज्यादा कड़ा इस बार रहने वाला है? जनता का मूड क्या इस वक्त कह रहा है? क्या वो विकास से काफी ज्यादा संतुष्ट नजर आ रही है? और इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि नॉमिनेशन को लेकर क्या तैयारी है? जी, मैं आपको बताऊं, नॉमिनेशन पहली बार नए कलेक्ट्रेट में जो विकास भवन के पास पांडे खोला बना हुआ है, यहां पर पहली बार किया जाएगा नामांकन, क्योंकि पहले से मल्ला महल में कलेक्ट्रेट हुआ करता था, वहीं पर नामांकन होता था अल्मोड़ा लोकसभा सीट का। लेकिन इस बार जो है नए कलेक्ट्रेट में होगा। और आपको ये सीट का बताऊं कि 2009 से चौथी बार दोनों टमटा, अजय टमटा और प्रदीप टमटा आमने सामने होंगे, जिसमें एक बार प्रदीप टमटा को जीत मिली है, 2 बार अजय टमटा को जीत मिली है और ये चौथी बार आमने सामने होंगे। दोनों का मुकाबला कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि ये दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी तय कर दिए हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। जी ठीक है, तो मुकाबला काफी ज्यादा कड़ा है इस बार और साथ ही जल्द ही वो तस्वीरें भी सामने आएंगी जहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कैंडिडेट पहुंचेंगे। साथ में उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। और दिल्ली में उत्तराखंड के लिए आज कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी और पहले ये बैठक कल यानी कि मंगलवार को होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई और बैठक में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर फैसला होना
सूत्रों के मुताबिक पार्टी हरिद्वार सीट पर हरीश रावत को चुनाव लड़ाना चाहती है। हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर पार्टी की एक राय नहीं है। वहीं हरक सिंह की भी नजर अब हरिद्वार सीट पर दिख रही है। इसके अलावा दूसरी सीटों की बात करें तो भी सीनियर नेताओं के नामों पर विचार हो रहा है। आज कांग्रेस की तरफ से बड़े फैसले हो सकते हैं। अभी तक अल्मोड़ा, टेहरी और पौड़ी गढ़वाल सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। अभी 2 सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट नहीं उतारे गए हैं। आज जो बैठक होगी सीईसी की, उसमें फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को काशीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक संगत में शिरकत की। इस दौरान में उनके साथ में बीजेपी के नैनीताल लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट भी मौजूद रहे। यहां पर सीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने यूसीसी लागू किए जाने के साथ ही बनभूलपुरा में दंगाइयों के साथ में हुई सख्ती को बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कठोर नकल कानून भी लागू किया है। उत्तराखंड के अंदर कोई दंगा करे, उपद्रव करे, आगजनी करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, पुलिस कर्मियों को मारने पीटने का काम करे, महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम करे, पत्रकार साथियों को भी जानलेवा हमला करके उनकी जान लेने की कोशिश करे। हमने कहा ये देवभूमि में हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस सरकारी संपत्ति की, निजी संपत्ति की जो दंगे से नुकसान होगा, जो क्षति होगी, उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी, उसी उपद्रवी से की जाएगी। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के चुनाव प्रचार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के शामिल होने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। वहीं मामले में रितु खंडूरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने संवैधानिक पद की गरिमा का पूरा ध्यान है। उन्होंने सिर्फ कोटद्वार विधायक की हैसियत से रैली में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि उनकी जिम्मेदारी कोटद्वार विधायक की भी है, ऐसे में उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहा है। विधायक होने के नाते मेरी कोई जिम्मेवारी अपने जनता के प्रति है, कोटद्वार के प्रति है। और अगर कल मैं मंच पे रही और अगर मैं रैली में रही, वो मैं कोटद्वार विधायक के तौर पर रही और मुझे इसमें कोई भी झिझक नहीं है कहते हुए कि ये मेरा दायित्व बनता था और इसको मुझे करना चाहिए था। मुझे तो आप पौड़ी से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने मंगलवार को विधानसभा वार कार्यकर्ताओं और लोगों से जनसंपर्क शुरू कर दिया है। इस दौरान जगह जगह पर उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अनिल बलूनी ने गोमखाल इलाके में जनसंपर्क किया तो इसके बाद में लैंसडाउन पहुंचे। अनिल बलूनी ने कहा कि वो सांसद बनने के बाद में लैंसडाउन से कैंट के नियमों में कुछ छूट देना चाहिए। इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और साथ ही लैंसडाउन को विकास के शीर्ष तक पहुंचाया जाएगा। पहले आप लिए गए, उसके बाद लैंसडाउन में गए, तो लैंसडाउन में जैसे मैंने सुना आपने कहा कई वादे करें कि कैंट को आप मुक्त कर देंगे, क्या कुछ रहेगा? देखिए, लोकतंत्र में जब भी कोई प्रत्याशी, कोई भी पार्टी जनता के पास जाती है तो अपना एजेंडा बताती है। हम लोग हर जगह जाके बता रहे हैं। जैसे हमने कोटद्वार में कहा कि कण्वाश्रम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाएंगे, उसी प्रकार से हमने लैंसडाउन में कहा। मैं पहले भी प्रयास करता रहा हूँ कि लैंसडाउन में जो कैंटोनमेंट का जो क्षेत्र है उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए नियमों को। लैंसडाउन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से पूरे पौड़ी गढ़वाल की आर्थिकी को मजबूत किया जा सकता है। यहाँ से पलायन को रोकने के लिए
लैंसडाउन का उपयोग किया जा सकता है। आप किस तरीके से भ्रमण कार्यक्रम रहने वाला है, पूरा संसदीय क्षेत्र है आपका? देखिए, बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से बहुत फैला हुआ इलाका है। हम लोग कोशिश करेंगे हर व्यक्ति को फिर भी टच करने की, हम कोशिश करेंगे प्रत्येक व्यक्ति तक जाने की, हर क्षेत्र तक जाने की, जितना संभव हो सकेगा करेंगे। लेकिन ये बात मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि गढ़वाल के विकास के लिए अब कोई प्रयास नहीं छोड़ा जाएगा और आप देखिएगा आने वाले समय में पूरे देश के अंदर गढ़वाल लोकसभा की चर्चा जरूर होगी। धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ थे अनिल बलूनी जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष जो उलझुल बातें कर रहा है उसका जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते, वो काम कर रहे हैं, सिर्फ विकास की बातें कर रहे हैं और वो जन जन तक पहुंचेंगे और अपनी विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचाएंगे। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18, लैंसडाउन। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कई जगहों पर जनसंपर्क किया और अपनी जीत का दावा किया। नागड़ी, चंबा, नई टिहरी, कोटी और जाखड़ीधार में कई जगह पर लोगों से मुलाकात की और लोगों से प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराखंड डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने की अपील की। माला राज्यलक्ष्मी शाह ने फिर से टिहरी लोकसभा सीट से बनाए जाने पर शीर्ष नेतृत्व का आभार भी जताया। देखिए, अगर ऐसा होता तो मुझे टिकट क्यों मिलता? कुछ हुआ होगा इसीलिए तो टिकट मिला है। ऐसे सबको तो चाहते तो सब है, मिलता तो सबको नहीं है। धन्यवाद। आचार संहिता लागू होते ही जिले में लाइसेंस धारकों के असले जमा कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन इस समय केवल उन्हीं लाइसेंस धारकों के असले जमा होंगे जिनके खिलाफ पूर्व में कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अन्य लोगों को हथियारों को जमा करने के लिए छूट दी गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान में अपना शस्त्र नहीं जमा कराना चाहते हैं, उन्हें जिला अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी और इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी तय करेगी कि आचार संहिता के दौरान संबंधित के लिए शस्त्र जमा होगा या फिर नहीं। वहीं मामले में जिलाधिकारी सोनिका सिंह का कहना है कि कई लोग अपने हथियारों को जमा कर रहे हैं। कुछ कैटेगरीज दी गई हैं कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है या एंटीसीडेंट है तो उनके हमें असले जमा कराने हैं, लेकिन किसी और उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उनको जमा कराना है। लेकिन जैसे हमारे सुरक्षा कर्मी हो गए या कोई और हो गया जिसका इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है तो किसी को हमें फोर्सफुली असले जमा नहीं करवाने हैं। जोशीमठ में पिछले साल आई भू धसाव के बाद में घरों में दरार पड़ने की घटनाएं सामने आई हैं और एक के बाद में 800 से अधिक घर प्रभावित हो गए हैं, जिसके बाद में हुए सर्वे के बाद में 1200 से ज्यादा घरों को खाली करने की सलाह दी गई, जिसके बाद में प्रशासन 1200 घरों को खाली करा रहा है, जिसका जोशीमठ के व्यापार पर साफ असर देखने को मिल रहा है। जोशीमठ से हर दिन लोग पलायन कर रहे हैं। किराएदार अपने अपने घरों के किराए के घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं और बाजार भी गायब नजर आ रहे हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हर प्रतिदिन यहाँ पे नुकसानी होता जा रहा है। जब से 2023 से जो आपदा आई है तो बीच में थोड़ा थम सा गया था, फिर अभी लोगों को ये हो गया कि शिफ्ट करना है, 1100 लोगों को शिफ्ट करना है, तो उसके बाद तो हर प्रतिदिन यहाँ पे ऐसे लोग जा रहे हैं। इस टाइम पे हम जो है फुर्सत में रहते थे काम करने के लिए। आज की डेट में जो है कि ऐसी स्थिति है कि हमें मतलब ग्राहक देखने के लिए जो है रास्ते में बैठे रहना पड़ता है, तब जाकर के ग्राहक 12-1 बजे कोई एक आध टपक गया तो टपक गया। हाँ, बिल्कुल सच्चाई है इसमें। रोज जो है 1-1, 2-2 गाड़ियां यहाँ से जो है भर के जा रही। जो लोग यहाँ पे किराए पे थे अब उनको क्योंकि डर तो लगा ही है कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे मतलब सिक्योर करें। तो राज्य सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें भी की जा रही है कि जोशीमठ को एक बार फिर से वैसा ही बसाया जाए, लेकिन पिछले साल जोशीमठ में बड़ी बड़ी दरारें आई थी, जिसके चलते कई घर यहां पर प्रभावित हुए थे। अब लोगों के पलायन का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जहां पर आप देखिए दीवारों में और जमीन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसको लेकर कई सारे एक्सपर्ट्स जांच भी कर रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया है इसके पीछे कि यहाँ के जो पहाड़ हैं वो दरकने वाले हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हाल की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों के पलायन करने के बाद में अब मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापार पर भी काफ़ी ज़्यादा असर हो गया है।
जो लोग यहाँ पर किराए के मकान पर रह रहे थे वो अपना मकान छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये जोशीमठ से सामने आई हैं। हालांकि पूरी तरह से यहाँ पर हालात कंट्रोल में नहीं हुए, जिसके चलते अब ये सलाह दी जा रही है कि यहाँ पर घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो जोशीमठ के बाजार से रौनक गायब हो गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए हैं। नितिन, राज्य सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई ताकि जोशीमठ को एक बार फिर से वैसे ही बसाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के पलायन करने का जो सिलसिला है वो अब भी जारी है। असर अब बाजारों में भी नजर आने लगा है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे? जी निश्चित रूप से अगर देखें तो 1 साल से अधिक का समय जोशीमठ में जो भू धसाव की आफत है उसका हो चुका है, और जो प्रभावित जो परिवार हैं वो लोग भी यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट कर चुके हैं और कुछ लोग लगातार यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो प्रशासन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर देखें तो जोशीमठ में लगभग 1200 से अधिक घरों को शिफ्ट किया जाना है। 14 यहाँ पे ऐसे जोन बनाए गए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा बताया गया है। तो ऐसे में लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं और यहाँ से लगातार शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका पूरा असर बाजार में दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से एक नकारात्मक वातावरण भी जोशीमठ क्षेत्र में बना शुरू से लेकर अभी तक, वजह से भी लगातार बाजारों की रौनक गायब होती चली जा रही है। लोग यहाँ से निरंतर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में किस तरीके से यहाँ पे रौनक लौट आती है, क्योंकि चारों धाम की यात्रा जब शुरू होगी तो बद्रीनाथ धाम का ये मुख्य पड़ाव है। तो उम्मीद जरूर है, लेकिन फिलहाल अगर अभी देखें वर्तमान समय में 1 से 2 महीने की बात करें तो बहुत तेजी के साथ लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका असर बाजार में भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, उसकी तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में मंगलवार को एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। यहां पर कालाढूंगी रोड से एक चलती स्कूल वैन में अचानक से आग लग गई, जिससे कि रोड पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान एक शख्स पतले से पाइप के सहारे आग बुझाता हुआ दिखाई दिया। स्कूल वैन बच्चों को ड्रॉप कर वापस लौट रही थी, तभी तकनीकी खराबी के चलते यहां पर धुआं उठने लगा, और देखते ही देखते कि जो वैन थी पूरी तरीके से बागेश्वर में जंगल जलने का सिलसिला लगातार जारी है, और जिले में हर रोज किसी न किसी स्थान पर जंगल धधकने की तस्वीरें सामने आती हैं। और जंगल की आग एसडीएम आवास तक पहुंच गई है। आवास के पास में जंगल में लगी आग से अचानक से विकराल रूप की तस्वीरें सामने आई, और आग एसडीएम आवास के पिछले कुछ हिस्सों में पहुंच गई है। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। और ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा में नहाते हुए एक युवक डूब गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ ने गंगा में सर्चिंग अभियान चलाया और 17 साल के निखिल को बचाकर बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि निखिल अपने 6 दोस्तों के साथ में ध्रुव घाट पर नहा रहा था और तभी गंगा के तीर में बह गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हनुमान चट्टी से लेकर बद्रीनाथ धाम तक बीआरओ ने रास्ता खोल दिया है। भारी बर्फबारी के बाद में हाईवे बंद था। नेशनल हाईवे पर अभी भी दोनों तरफ 5 से 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। वहीं सड़क पर बड़े बड़े ग्लेशियर टूट कर आए हैं। इसके साथ ही भारत के प्रथम गांव माणा तक सड़क खुलने से सेना और बीआरओ के गाड़ियां आसानी से अब पहुंच पा रही हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है, जिन्हें ठीक करने का काम जल्द शुरू कर दिया गया। मंदिर नहीं दिखा ना बद्रीनाथ। टिहरी के चंबा में ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत में बनाई गई टनल से प्रभावित लोगों की अनदेखी के चलते प्रभावित लोग परेशान हैं और विभाग के चक्कर काटने को मजबूर हैं। टनल निर्माण से कई गांव के 1 दर्जन से ज्यादा परिवार प्रभावित हैं और कई बार सर्वे के बाद भी आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया और इन्हें सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। डीएम ने कहा है कि रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और शासन स्तर पर इसमें कार्रवाई की जाएगी।
चंबा टनल के प्रकरण है और भी अन्य प्रकरण भी हैं जो कि ROW से बाहर हैं, मतलब जो लैंड एक्वायर हुई थी उसके बाहर जहाँ क्षति हुई थी उन सभी का प्रस्ताव और उनका जो भी एप्लीकेशंस थी वो हमने शासन को प्रेषित की गई हैं और इसमें भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा बैठक भी की गई है और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसमें कोई भी जो डायरेक्शन है वो हमें मिलेंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर दिलीप जावलकर को उत्तराखंड का नया गृह सचिव बनाया गया है। शैलेश बघोली की जगह पर अब दिलीप को गृह सचिव बनाया गया। चुनाव आयोग के आदेश के बाद में शैलेश बघोली को हटाया गया था और अब जावलकर वित्त के साथ में ही गृह विभाग भी देखेंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पिथौरागढ़ में भारत नेपाल के बीच में अहम मीटिंग हुई है, जिसमें तय हुआ है कि मतदान से 75 घंटे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। उत्तराखंड में नेपाल से 275 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर सटा है। कुमाऊं के 3 जिलों में भारत और नेपाल के बीच बहने वाली काली नदी इस बॉर्डर को तय करती है। इस बॉर्डर पर सीतापुल से लेकर बनबसा तक दर्जन भर लीगल आवाजाही के रास्ते हैं। बावजूद इसके खुला बॉर्डर होने के कारण अवैध रास्तों से भी आवाजाही होती रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए 3 जिलों में मतदान से 72 घंटे पहले आवाजाही पर रोक लगाने पर दोनों देश एक मत हुए हैं। 19 तारीख को जब हमारा पोल डे होगा उससे पहले 72 घंटे पहले वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी और हमारी FST की टीमें SST की टीमें तैनात रहेंगी, वो जगह जगह पर चेकिंग करेंगी। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नेपाल के दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को हम लोग। भारत नेपाल के अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में जहां आवाजाही के रास्तों को बंद करने पर आम राय बनी है, तो वहीं मतदान तक बॉर्डर इलाकों में चौकसी बढ़ाने का फैसला किया गया है। दोनों देशों के अधिकारियों ने बॉर्डर इलाकों में अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने का ऐलान किया है। साथ ही कई मुद्दों पर दोनों के बीच एक राय बनी है। चुनाव 19 अप्रेलमा हुने चुनावको लागि हामीलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो आचार संहिताको पालनाको सम्बन्धमा आज मिटिङ आह्वान गरिएको थियो यहाँ DM साहबबाट भनेपछि हामीले त्यो यहाँको निर्वाचनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो तर्फबाट हुने, हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट हुने सम्पूर्ण सहयोग गर्नको लागि हामी तत्पर रहेका छौं। चुनाव हो या फिर कोई खास मौका, भारत और नेपाल एक दूसरे को पहले से ही मदद करते आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव को सकुशल निपटाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके लिए बॉर्डर पर गतिविधियों पर भी नजर रखनी जरूरी है ताकि किसी तरह की चुनाव में कोई बाधा न आ पाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको 10 पहाड़ की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। रामपुर तिराहा कांड में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा कर आंदोलनकारियों में खुशी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। चमोली के बिरही में आंधी तूफान से 3 पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसके बाद में JCB से पेड़ को हटाकर रास्ते को साफ कराया गया। रामनगर के टांडा में निर्माणाधीन मकान का गेट गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। शख्स घर में लोहे का गेट लगा रहा था। नैनीताल के बलिया नाले में ट्रीटमेंट वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब के बाद में याचिका को बंद कर दिया। रामनगर के लखनपुर में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें सवार एक महिला की मौत हो गई। हरिद्वार में स्वामी यति नरसिंहानंद ने एक और धर्म संसद का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दिसंबर में गाजियाबाद के डासना पीठ पर धर्म संसद आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद एग्जाम के बाद में अब कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी कर दी गई है, जिसके लिए बोर्ड मुख्यालय में टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई। पहाड़ में इस साल सर्दियों में बारिश कम होने का असर दिखने लगा है। बागेश्वर के कई इलाकों में अभी से पेयजल की किल्लत शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रुद्रप्रयाग के डीएम ने सोनप्रयाग के बीच में कई स्थानों पर सड़क निर्माण के कार्यों का जायजा लिया।
विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री मिलिंद परांडे ने पूरे देश में यूसीसी लागू करने की मांग की है और लगातार हो रहे धर्म परिवर्तन पर अपनी चिंता जाहिर की।